अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोस हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एस्से राइटिंग के हवाले से। आप तमाम लोग जानते हैं कि इस चैनल पर अब तक मैं काफी ज्यादा ऐसी वीडियोज अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने आपको रिटन सेक्शन के हवाले से और स्पेसिफिकली एस्से के हवाले से गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं। एक अच्छा एस्से किस तरह से लिखा जाता है, इसे लेके एक अच्छा एस्से कैसे शेप करना है और इसके साथ साथ लैट का जो है एस्से, उसमें किस तरीके से आप मैक्सिमम स्कोर अचीव कर सकते हैं, तमाम चीजें मैंने इस YouTube चैनल पे आपको बताई हैं। और इसके अलावा मैंने सैंपल्स भी आपके साथ शेयर किए हैं स्टूडेंट्स के लिखे हुए कि किस तरीके से स्टूडेंट्स अगर लिखते हैं तो उनको मैक्सिमम स्कोर मिलेगा, और साथ साथ बताया है कि किस तरीके से अगर स्टूडेंट्स लिखेंगे तो स्कोर कटने के ज्यादा चांसेस हैं। मैंने आपको जो है वो डेमो के तौर पे ये टॉपिक्स लाइव दिखाए हुए हैं। अब इस तरह की ये तमाम वीडियोस मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक पेस्ट कर दूंगा। अगर आप एस्से के हवाले से गाइडलाइंस लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें और उसके बाद उन तमाम वीडियोस को अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपका एस्से राइटिंग से रिलेटेड स्पेसिफिकली लैट के पर्सपेक्टिव से जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कि आप तमाम लोग जानते हैं कि रिटन सेक्शन में आपकी जो राइटिंग एबिलिटी है उसका टेस्ट है, तो आप ये चीज प्रैक्टिस के थ्रू इंप्रूव कर सकते हैं। आपने प्रैक्टिस करनी है, किसी सीनियर को, किसी टीचर को वो प्रैक्टिस चेक करवानी है जिसकी बेसिस पे आपको इवैल्यूएट किया जाए और फिर जो भी आपकी मिस्टेक्स हो उनकी बेसिस पे आप अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करें। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले हम कुछ इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे कि अगर एक बच्चा मजमून लिखना चाहता है तो कौन कौन सी चीजें हैं जो उसको ज़हन नशीन कर लेनी है। सबसे पहली चीज ये कि आपने जो एस्से लिखना है वो 200 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए। 200 वर्ड्स के अंदर आपने एक मजमून लिखना है। अब 200 वर्ड से क्या मुराद है कि 200 वर्ड से आपने ना तो ज्यादा एक्सीड करना है और ना ही कम लिखना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि कोई स्टूडेंट लिख देगा 105 वर्ड्स, कोई स्टूडेंट मैक्सिमम लिख देगा 120 वर्ड। और वो अब देखिए ना, अगर 200 वर्ड्स की लिमिट है तो उसने 200 वर्ड्स अगर आपने लिखे हैं तो आउट ऑफ 15 उसने स्कोर देना है आपको। लेकिन अगर उसी वर्ड लिमिट को आप आधा कर देंगे तो डेफिनेटली बात है वो आउट ऑफ 8 आपको स्कोर देगा। तो स्टूडेंट्स इसीलिए जो है जब आपके पास रिजल्ट आता है तो आप देखते हैं कि एस्से में उसने 15 में से आपको जो है वो 3 नंबर दिए होते हैं, 4 नंबर दिए होते हैं। उसकी रीजन ये है कि आप वर्ड लिमिट जो है वो ठीक तरीके से नहीं लिख के आती, या बहुत सी रीजन में से एक रीजन ये है कि आपने वर्ड लिमिट को फुलफिल नहीं किया होता। उसके बाद दूसरे नंबर पर बारी आती है लैंग्वेज की। एस्से को या तो आप जो है वो इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है, या तो इंग्लिश में लिख सकते हैं या आप उसको उर्दू में लिख सकते हैं। अब रिटन सेक्शन के बारे में बात करते हैं, एस्से और पर्सनल स्टेटमेंट। अब इन दोनों टॉपिक्स को या तो आप अंग्रेजी में लिखें या आप उर्दू में लिखें। अब डेफिनेटली बात है स्टूडेंट उसी लैंग्वेज में लिखेगा जिस लैंग्वेज के साथ वो कंफर्टेबल होगा, जिस लैंग्वेज में वो अपने आइडियाज को शेयर कर सकता है। और फॉर एग्जांपल उसने अगर एस्से लिखा उर्दू में और पर्सनल स्टेटमेंट को वो किसी और लैंग्वेज में लिखना चाहता है, मुझसे अक्सर औकात के स्टूडेंट सवाल करते हैं तो मैं सवाल को नहीं समझ पाता कि आपने दोनों लैंग्वेजेस क्यों यूज करनी है। अगर आप उर्दू के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है तो दोनों टॉपिक्स को उर्दू में लिखें, और अगर आप इंग्लिश के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो तो फिर दोनों क्वेश्चंस को आप अंग्रेजी में अटेम्प्ट करें, उसमें कोई मसला नहीं है। आपके स्कोर पर ये लैंग्वेज किसी किस्म का एडवर्स इफेक्ट नहीं डालती, क्योंकि एग्जामिनर ने खुद ही ऑप्शन आपको दिया है और दोनों सूरतों में ही आपको स्कोर आउट ऑफ 15 ही दिया जाता है। तीसरे नंबर पर जो चीज है वो है जी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन पर्सपेक्टिव से अगर आपका टॉपिक अप टू द मार्क नहीं है, अगर उसके अंदर जो है वो आपने कटिंग की हुई है, ओवर राइटिंग की हुई है, पैराग्राफ्स नहीं बनाए हुए, आपको स्कोर नहीं मिलेगा। और पैराग्राफ को हम लिंक करते हैं स्ट्रक्चर से, या फिर प्रेजेंटेशन और स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से क्या मुराद है कि सबसे पहले यहां पर देखते हैं, सबसे पहले आपका इंट्रो होना चाहिए। सबसे पहला पैराग्राफ जो है वो इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन की 30% वेटेज होती है आपके पूरे टॉपिक में। इंट्रोडक्शन ब्रीफ होना चाहिए, कैची होना चाहिए, और आपके टॉपिक के हवाले से एक बेसिक गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा हो या बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर रहा हो जनरल रीडर को, ठीक है। उसके बाद आपने लिखनी होती है जी मेन बॉडी। मेन बॉडी में तमाम के तमाम आर्ग्यूमेंट्स जो उस टॉपिक से रिलेटेड आप देना चाहते हैं वो आपने लिख देने, और उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन आपने लिखना होता है। कंक्लूजन सबसे छोटा पैराग्राफ होता है और पूरे के पूरा जो थीम है आपके एस्से का उसको कंक्लूड आपने कर देना है। ये पूरे जो आर्ग्यूमेंट्स आपने डिस्कस किए उनको आपने इख्तितामिया में कंक्लूड कर देना है। तो इस तरीकाकार से ये कुछ चीजें हैं जो आपने एस्से लिखने से पहले ज़हन में रखनी है। 3 टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं, जिस भी टॉपिक पे आप लिखना चाहते हैं सबसे पहले तो इस चीज को मेक श्योर करें कि वो टॉपिक ऐसा है जिस पे आप कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, आपके ज़हन में कुछ ना कुछ रफ आइडियाज मौजूद हैं। उसके बाद जब टॉपिक आप सिलेक्ट कर लें, ध्यान से सिलेक्ट कर लें, देन अपने आप
आप जो है वो बैठ के एक मिनट आधा मिनट ब्रेनस्टॉर्म करें कि इस पे आप क्या लिखना चाहते हैं और उस लिखने की तरतीब क्या होनी चाहिए। 5 से 7 पॉइंट अपने जहन में उतारें, उसके बाद जो है वो उसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें। अब ये तो हो गई इंस्ट्रक्शंस। अब हम बढ़ते हैं उन टॉपिक्स की लिस्ट के तरफ जो बेसिकली टॉपिक्स आपने प्रिपेयर करने हैं। अब एग्जैक्ट टॉपिक बता देना जो पर्चे में आ रहा है ये तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, और इस तरह का टॉपिक अगर आपको बता दिया जाए इसका कोई फायदा भी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा ऐसी डोमेन्स जिनसे रिलेटेड आपसे जो है वो एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट डोमेन्स को हम डिस्कस करेंगे ताकि आप उन डोमेन से रिलेटेड, उन कैटेगरीज से रिलेटेड प्रैक्टिस करते रहें, और प्रैक्टिस करने के बाद उनके बारे में कुछ ना कुछ आपने पढ़ा हो, क्योंकि जितना ज्यादा आप पढ़ते हैं या जितना अच्छा आप पढ़ते हैं उतना अच्छा लिखने की एबिलिटीज आपके पास होती हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि वो लोग जो 12 जनवरी के टेस्ट में अपेयर हो रहे हैं, 12 जनवरी के टेस्ट में अपेयर हो रहे हैं, आप तमाम लोगों के लिए इस वक्त दी लॉ अकेडमी का जो लैट प्रिपरेटरी कोर्स है उस पर हम एक बड़ा डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। आप तमाम लोग सिंपली इस नंबर पर कोऑर्डिनेट करने के बाद अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस कोर्स में स्टूडेंट्स को हम 24/7 लेक्चर्स की एक्सेस देते हैं। इसके बाद हम आपको जो है वो डिजिटल टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आपको कॉम्प्रिहेंसिव हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं, पर्सनलाइज फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, जो एस्से और पर्सनल स्टेटमेंट्स हैं इनको चेक करने के बाद इस पे एक रिव्यू प्रोवाइड करते हैं जिसकी बेसिस पे आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप किसी ऐसी रिसोर्स की तलाश में हैं जिससे आप जो है वो रिवीजन करना चाहते हैं, जिससे पूरे सिलेबस को ओवरव्यू करना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा मेरे YouTube चैनल से भी आप असिस्टेंस ले सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है और वो एजुकेशन एंड लर्निंग से रिलेटेड है। अब ये जो है वो एक पूरी कैटेगरी है, एक पूरी डोमेन है जिससे रिलेटेड जो है वो कुछ ऐसे पूछे जा सकते हैं, और आपने इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज को नोट कर लेना है और फिर नोट डाउन करना है कि इससे रिलेटेड क्या क्या कुछ पूछा जा सकता है। अब जिस तरह मैंने आपके सामने ये एजुकेशन एंड लर्निंग की कैटेगरी जो है वो मेंशन की है, इसमें एक तो ऐसे पूछा जा सकता है, अगर इसमें से हम ऐसे बनाते हैं तो क्या पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन नेशन बिल्डिंग। अब ये एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, इसमें आपने इंपॉर्टेंस हाईलाइट करनी है किसकी, एजुकेशन की, और किस चीज के लिए, नेशन बिल्डिंग के हवाले से। तो आप जो है इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न एजुकेशन। अब टॉपिक यही वाला है, कैटेगरी एजुकेशन है, लेकिन इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स बनाए जा सकते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। अब क्या पूछ रहा है, टेक्नोलॉजी के किरदार के बारे में पूछ रहा है, किस चीज में, मॉडर्न एजुकेशन में। अब सबसे पहले तो आपने डिफाइन करना है कि मॉडर्न एजुकेशन है क्या, उसके बाद टेक्नोलॉजी क्या है, फिर इसका किरदार क्या है मॉडर्न एजुकेशन के अंदर। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपसे टॉपिक पूछा जाता है ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स के बारे में, और स्पेसिफिकली आपसे पूछा जाता है कि क्या वो आउटडेटेड है। ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स होते क्या है, सबसे पहले आपने इसके बारे में देखना है, और उसके बाद आपने बताना है कि क्या ये मेथड्स आउटडेटेड हैं या नहीं आउटडेटेड। इसमें आपने जो है वो आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। उसके बाद आपको एक और टॉपिक नजर आ रहा है कि शुड एजुकेशन बी फ्री फॉर ऑल। अब ये किस एजुकेशन की बात हो रही है, यहां पर आपने इस चीज पर भी फोकस करना है, क्योंकि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एजुकेशन प्रोवाइड करना, उस जो गवर्नमेंट की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी आपने अंडर कंसिडरेशन लेना है और इस पर डिबेट करनी है। तो अब आप कैटेगरीज बना सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपके लिए कैटेगरी बनाई एजुकेशन एंड लर्निंग। अब इसमें से आप ये देखिए कि तकरीबन हर दूसरे तीसरे लैट में कोई ना कोई ऐसे ऐसा होता है जो एजुकेशन से रिलेटेड होता है, और उसमें किसी भी तरीके से मोल्ड करके टॉपिक पूछ लिया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप टॉपिक देख रहे हैं सोसाइटी एंड कल्चर। अब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टिल इससे भी आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सोसाइटी एंड कल्चर को अगर हम देखें तो इससे मैंने 3 टॉपिक्स आपके लिए बनाए हैं। पहला है कि इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन रिलेशनशिप। अब डेफिनेटली बात है, जो फर्द है, जो इंडिविजुअल है, वो किसी माशरे का, किसी सोसाइटी का मेंबर है, और उस सोसाइटी का मेंबर होते हुए उसने मुख्तलिफ किस्म की चीजों को यूज करना है, जिसमें एक चीज सोशल मीडिया भी है। अब सोशल मीडिया की यूजेज की वजह से जो उसके रिलेशनशिप्स हैं, रिलेशनशिप्स भी बहुत तरह के होते हैं। उसका जो है ना सोसाइटी के साथ एज अ जनरल एक रिलेशनशिप होगा, उसका अपनी फैमिली के साथ एक रिलेशनशिप होगा, उसकी जो वर्क एनवायरनमेंट है वहां पर उसका एक रिलेशनशिप होगा। तो उसके जो मुख्तलिफ रिलेशनशिप्स हैं उस पर सोशल मीडिया का क्या असर हो सकता है, इस बारे में बात की जा रही है। देन आपसे पूछा जा रहा है कि शुड कल्चरल हेरिटेज बी प्रिजर्व्ड एट एनी कॉस्ट। अब सबसे पहले तो आपने देखना है कि कल्चरल हेरिटेज है क्या, उसके बाद कल्चरल हेरिटेज की इंपॉर्टेंस क्या है, और देन आपसे पूछा जाता है कि क्या हर सूरत में, हर कीमत पे इसको प्रिजर्व करना जरूरी है। इससे रिलेटेड आप अपने आर्गुमेंट्स देंगे। उसके बाद वो इन्फ्लुएंस के बारे में पूछ रहा है, किस चीज का इन्फ्लुएंस, वेस्टर्न कल्चर का, किस चीज के ऊपर, ऑन
ट्रेडिशनल वैल्यूज। तो ट्रेडिशनल वैल्यूज के ऊपर जो वेस्टर्न कल्चर है उसका क्या इन्फ्लुएंस है, इस पे आपने बात करनी है। और ये अगर फॉर एग्जांपल एक डोमेन बनाई जाए, कैटेगरी बनाई जाए, सोसाइटी एंड कल्चर, उससे रिलेटेड ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज हम इस लेक्चर में ये करते हैं कि जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, आपने कोशिश करनी है कि हर एक डोमेन से रिलेटेड जो ऐसे मैंने बताए हैं 3, इसके अलावा जो मैंने 3-4 बताए, इसके अलावा आपने 1-2 खुद भी सजेस्ट करने हैं। और इस तरीके से अगर आप सब लोग 1-1, 2-2 ऐसे सजेस्ट करते हैं तो इससे ये होगा कि जो बाकी लोग उसको देख रहे हैं वो एक दूसरे से भी सीख सकेंगे। तो ये एक्टिविटी हमने करनी है। और अगर आप इस वीडियो से सीख रहे हैं, इसको सुन रहे हैं और आप इसको एंजॉय कर रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि इस असाइनमेंट, इस एक्टिविटी को पूरा करना है। देन हमारी तीसरी डोमेन या तीसरा टॉपिक ये हो सकता है एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। अब अगर हम एनवायरमेंट के कीवर्ड पर ही फोकस करें तो ये एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है और एनवायरमेंट जो है खुद में बहुत से टॉपिक्स को जो है वो कवर कर लेता है। सबसे पहला हम टॉपिक यहां देखते हैं कि शुड गवर्नमेंट बैन सिंगल यूज प्लास्टिक्स। ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक्स होते क्या हैं, उसके बाद गवर्नमेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है। प्लास्टिक से रिलेटेड पहले भी ऐसे आया हुआ है और प्लास्टिक के बैन होने से रिलेटेड या इसको रीयूज करने से रिलेटेड पूछा गया है। तो गवर्नमेंट को क्या बैन कर देना चाहिए, किस चीज को, सिंगल यूज प्लास्टिक को। उसके बाद इज क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी बहुत बार टॉपिक पूछा गया है। अ बिगर थ्रेट देन वॉर्स, तो क्लाइमेट चेंज क्या जंगों से बड़ा थ्रेट है, इस चीज के बारे में आप जो है वो देखेंगे। देन रोल ऑफ इंडिविजुअल्स वर्सेस गवर्नमेंट्स इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। अब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड भी ऐसे पूछा जा सकता है और किसी भी डोमेन में, चाहे वो एग्जैक्टली इस डोमेन में पूछा जाए या हो सकता है कि आपके किरदार से रिलेटेड पूछ लिया जाए कि आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं, इस तरीके का टॉपिक पूछा जा सकता है। उसके बाद चौथे नंबर पर हमारे पास है जी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। अब ये भी एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अक्सर औकात जो है वो टॉपिक पूछ लिया जाता है। इसमें पहला टॉपिक आप देखेंगे कि डज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रेटन ह्यूमन जॉब्स, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से क्या इंसानी जो नौकरियां हैं उनको खतरा है या नहीं, आप इस पे अपनी ओपिनियन देंगे। उसके बाद शुड गवर्नमेंट रेगुलेट बिग टेक कंपनीज। उसके बाद तीसरे नंबर पर आप टॉपिक देखें द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग वर्सेस ट्रेडिशनल एजुकेशन। अब ये वैसे तो एक बड़ा टॉपिक बन जाता है, 200 वर्ड्स की लिमिट में अगर आपने लिखना है तो एग्जामिनर आपको ब्रीफ सा टॉपिक देगा। वो हो सकता है आपसे पूछ ले प्रोज किस चीज के बारे में, ऑनलाइन लर्निंग के सिर्फ प्रोज पूछ ले या इसके कॉन्स पूछ ले, या फिर ऑनलाइन और ट्रेडिशनल लर्निंग जो है या एजुकेशन जो है इसका कंपैरिजन आपसे पूछ ले। उसके बाद पांचवा जो हमारा टॉपिक है वो है जी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। अब गवर्नेंस से रिलेटेड आपसे टॉपिक जो है ना ऐसे पूछा जा सकता है और ये पूछा भी जाता है और उसमें सबसे पहला टॉपिक वो इंपॉर्टेंट है, इज डेमोक्रेसी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप आ जाते हैं शुड कैपिटल पनिशमेंट बी अबॉलिश्ड। कैपिटल पनिशमेंट के बारे में आपने देखना है, कैपिटल पनिशमेंट होती क्या है, सजाए मौत, कैपिटल पनिशमेंट बी अबॉलिश्ड। उसके बाद जो है द रोल ऑफ यूथ इन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में यूथ का क्या किरदार हो सकता है, इस बारे में बातचीत आपने करनी है ऐसे में। देन आप छठे नंबर पर देख सकते हैं हेल्थ एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड भी आपसे पूछा जा सकता है और हेल्थ एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड, हेल्थ का टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला आप टॉपिक देख सकते हैं कि शुड वैक्सीनेशन बी मेड मैंडेटरी। किसी भी किस्म की वबा है उसकी वैक्सीनेशन जो है क्या मैंडेटरी की जानी चाहिए, हर शख्स पर लाजिम हो कि वो उसके लिए वैक्सीनेटेड हो, या फिर ये उसकी विल होनी चाहिए, उसकी चॉइस होनी चाहिए, इस चीज के ऊपर जो है वो आपसे लिखने को कहा जा रहा है। देन दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं कि आर मॉडर्न लाइफस्टाइल्स द रूट कॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज। उसके बाद इज मेंटल हेल्थ अवेयरनेस सफिशिएंट इन टुडेज वर्ल्ड। ये जो है वो 3 टॉपिक्स आपसे हेल्थ से रिलेटेड और लाइफस्टाइल से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, एथिक्स एंड मोरालिटी। अब एथिक्स एंड मोरालिटी से रिलेटेड भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लिया करता है। सबसे पहला टॉपिक आप यहां पर देख सकते हैं शुड एनिमल टेस्टिंग बी बैंड। मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन को या वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले इंसानों से पहले जानवरों पर टेस्ट किया जाता है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि शुड एनिमल टेस्टिंग बी बैंड। देन जो है आप नेक्स्ट टॉपिक देख सकते हैं कि कैन वॉर एवर बी जस्टिफाइड, कि क्या जंग को कभी आप जस्टिफाई कर सकते हैं किसी भी रीजन से, तो इसमें आपने एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखना है। उसके बाद इज ऑनेस्टी ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये आप जो है एक और ऐसे इसके अंदर देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप टॉपिक देख सकते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अब इकोनॉमिक्स जो है वो
को इतना ज़्यादा बार पूछा नहीं जाता, लेकिन स्टिल आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है, 3 टॉपिक्स हैं तो डेफिनेटली 2 तो उसने बड़े आसान से देने हैं, बेसिक देने हैं या ऐसे देने हैं जिस पे स्टूडेंट्स लिख सकें, और एक टॉपिक इस तरह का होगा जो थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी होगा जो चैलेंजिंग लिखना चाह रहे हैं। सो प्रोज एंड कॉन्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन है क्या, इस बारे में स्टडी करने के बाद आप इसके प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करें। उसके बाद इज ग्लोबलाइजेशन बेनिफिशियल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, ग्लोबलाइजेशन के बारे में पूछा जा रहा है और इसको मुफीद ये है या नहीं फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। शुड मिनिमम वेज बी इंक्रीज्ड, मिनिमम वेज क्या है इसके बारे में सर्च करें और उसके बाद कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं इस एसे के बारे में कि आप क्या समझते हैं, यस और नो। यस तो फिर उसके ऊपर आप कुछ ना कुछ लिख के कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करें, मैं उस पर आपको फीडबैक दूंगा। देन लास्ट हमारा टॉपिक है लॉ एंड जस्टिस। अब लॉ एंड जस्टिस एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड पास्ट के कुछ अगर टॉपिक्स देखें तो आप हर बार कुछ ना कुछ पूछा जाता है। सबसे पहला टॉपिक आप देख सकते हैं, शुड हेट स्पीच बी प्रोटेक्टेड अंडर फ्री स्पीच। अब फ्री स्पीच है क्या, राइट टू स्पीच कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन इसकी एक्सटेंट क्या है, ये किस हद तक आपके पास राइट टू स्पीच है, और हेट स्पीच क्या है और हेट स्पीच प्रोटेक्टेड है या नहीं, आप इसके बारे में सर्च करेंगे और इस पे भी ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। देन शुड जुवेनाइल्स बी ट्राइड एज अडल्ट्स फॉर सीरियस क्राइम्स, जुवेनाइल्स कौन होते हैं इसको आपने सर्च करना है, और जुवेनाइल्स के बारे में पूछा जाता है कि क्या जुवेनाइल्स जो है अगर सीरियस क्राइम्स करते हैं तो क्या उनको अडल्ट्स की तरह उनका ट्रायल होना चाहिए। ट्रायल से मुराद ये है कि जब कोई भी आप क्राइम करते हैं तो कोर्ट ऑफ लॉ में आप गिल्टी हैं या आप इनोसेंट हैं इसको प्रूव करने के लिए एक प्रोसीडिंग चलती है, उसको ट्रायल कहते हैं। तो क्या जुवेनाइल्स जो है अगर सीरियस क्राइम्स करते हैं तो क्या उनका ट्रायल अडल्ट्स की तरह होना चाहिए या फिर नहीं। आखिरी टॉपिक आप देख सकते हैं कि इज रिहैबिलिटेशन मोर इफेक्टिव देन पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल्स। 2 तरह की थ्योरीज हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, एक तो थ्योरी ऑफ रिहैबिलिटेशन है, दूसरी कौन सी थ्योरी है इस चीज को आपने सर्च करना है, और रिहैबिलिटेशन की थ्योरी है क्या, और ये जो दूसरी थ्योरी जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं ये उससे डिफरेंट कैसे है, इसके बारे में आपने सर्च करना है और फिर बताना है कि क्या रिहैबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल्स इज बेटर देन पनिशिंग देम, इसके बारे में भी आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड आप अपनी तैयारी करेंगे और साल 2025 के जितने भी लैट आपसे पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड आपसे कुछ ना कुछ एग्जामिनर पूछ सकता है। आप यूं कहें कि ये इंपॉर्टेंट डोमेन्स हैं जिनसे रिलेटेड आपका एसे बनाया जा सकता है। आप इसकी तैयारी करें, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 3 टॉपिक्स में से एक टॉपिक यहीं से बनेगा, लेकिन कभी चांसेस हैं कि इनसे रिलेटेड ही चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ये वो ब्रॉडर डोमेन्स हैं जिनसे रिलेटेड एक 12वीं जमात के स्टूडेंट को पता होना चाहिए, और जो है वो आप अपनी राइटिंग की अगर प्रैक्टिस ही करना चाहते हैं, एसे की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इन्हीं टॉपिक्स पे आप प्रैक्टिस करें। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज।